9 जिले 54 सीटों पर मतदान, 613 उम्मीदवार, कौन मारेगा मैदान। 7वें दौर में पूरी होगी सत्ता की लड़ाई। किसे मिलेगा बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद। यूपी महासंग्राम में आज आखिरी दांव। तैयारी पूरी, अब जनता के फैसले की बारी। नमस्कार, मैं हूं नीलू और मेरे साथ है मेरे सहयोगी जीनत। और उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान बस कुछ देर में शुरू होगा। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा। 7वें चरण में 613 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पूर्वांचल में 9 जिलों में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ जाएंगे। बिल्कुल, अब से कुछ सेकंड्स में ही अगर हम कहें, क्योंकि देखिए 6:49 हो चुके हैं, बस अब 7 बजने वाले हैं और 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। और न्यूज़ 18 आपको सबसे पहला वोटर भी जो है दिखाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आखिरी चरण जो है, और उसके बाद से सिर्फ इंतजार रहेगा नतीजों का। और 613 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो दांव पर है। 2017 में बीजेपी का परफॉर्मेंस यहां पर अच्छा रहा, 2012 में समाजवादी पार्टी का, लेकिन 2022 में किसका होगा ये बहुत महत्वपूर्ण। महासंग्राम 7वें चरण का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान शुरू हो गया है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 7वें चरण में 613 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बिल्कुल, गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली, भदोही, मऊ, आजमगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी और जौनपुर, ये वो 9 जिले हैं जिनकी 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। और अब सवाल ये कि वोट प्रतिशत क्या फर्स्ट डिवीजन 60% से ज्यादा हो गया, डिस्टिंक्शन नीलू 75%, क्योंकि 2017 की बात की जाए तो 75% मार्क्स से बीजेपी ने परचम अपना लहराया था। लेकिन इस बार क्या कुछ होगा, 10 तारीख को नतीजे आएंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के 6 चरणों में अब तक 349 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब 7वें चरण की बारी है। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक 9 जिलों में मतदान होना है। और अब न्यूज़ 18 की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। एक बार आपको बता देते हैं, गाजीपुर से हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, आजमगढ़ से अलाउद्दीन, वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ, जौनपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में इसकी अलाउद्दीन आपसे करती हूं, आजमगढ़ से। वैसे तो ये माना जाता है कि ये बीजेपी और सपा दोनों के लिए ही बराबरी की फाइट है ये 7वां चरण। जरा बताइएगा, समाजवादी पार्टी बहुत उत्साहित है। और देखिए, आजमगढ़ से खुद सांसद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और परंपरागत तौर से जब से समाजवादी पार्टी बनी है यहाँ से उनको अच्छा रिजल्ट मिलता रहा है। मैं आजमगढ़ के ऐतिहासिक शिबली कॉलेज में मौजूद हूँ। शिबली डिग्री कॉलेज, जो कि आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और बड़ा ऐतिहासिक एक कॉलेज है। नेशनल मूवमेंट से भी ये कॉलेज जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी अपनी अहम भूमिका अदा की थी। और फिलहाल आदर्श बूथ केंद्र के अंदर मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वोट कास्ट करने के लिए आप साफ तौर से देखें तो सामने लोग लाइन लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कास्ट इक्वेशन और पॉलिटिकल इक्वेशन की बात अगर करें तो इस जगह पर 10 सीटें टोटल थी, जिसमें से समाजवादी पार्टी ने 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी तब भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया था। यहाँ पर 1 सीट से बीजेपी को मिली थी और खासतौर से समाजवादी पार्टी 2012 में ने क्लीन शीट। धनंजय सिंह शायद तस्वीरों में आए थे और दोहराएंगे, लेकिन उसके उलट भारतीय जनता पार्टी और साथ में तमाम लोग जो है, जो उनकी पॉलिटिकल लाइज हैं, वो तमाम भी अपनी कोशिश कर रही हैं कि इलेक्शन में कम से कम समाजवादी पार्टी को यहाँ रोका जा सके। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ कोई टफ नहीं लगा। लोग देखिए अपनी पार्टियों के प्रचार करते हैं सर, बड़े बड़े नेता अपने क्या जाते हैं सभी सीटों पे प्रचार करने, क्या सारी सीटें जीत जाते हैं क्या? बहुत सी सीटों पे जमानत भी नहीं बचा पाते हैं। यही अभी बाई इलेक्शन हुआ था यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी
तो अमित गंजू जौनपुर से धनंजय सिंह से बातचीत कर रहे थे और सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं और ये दावे का दम तो 10 तारीख को दिखेगा। अलाउद्दीन, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, जिस पॉलिटिकल इक्वेशन की मैं बात कर रहा था, कुल 10 सीटों में से आमतौर से ये ऐसी जगह है जहां पर कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं दिख रही, बल्कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी में भी यहां पर कुछ सीटों पर जो है लड़ाई है। और 2017 का जो रिजल्ट था, जो अच्छे जिले थे जहां पर बीएसपी ने अच्छा परफॉर्म किया था, उसमें से एक जिला ये भी था आजमगढ़, यानी यहाँ से उन्होंने 4 सीटें जीती थी। लेकिन दूसरा इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि चुनाव के ऐलान के आते आते कई सारे बीएसपी के वो तमाम जो विधायक थे वो टूट करके समाजवादी पार्टी आखिरी वक्त में आ गए और उन लोगों को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार भी बनाया है। तो ऐसे में लड़ाई आजमगढ़ की बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड जब आप देखेंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड में जैसे समाजवादी पार्टी अलाउद्दीन अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बार हम अपने दर्शकों को वो स्टैट्स बता देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी 10 में से 5 सीटें जीती है, बीएसपी 4 और बीजेपी 1। अब अलाउद्दीन, आपने कहा कि वो दौर था जब चरम पर चुनाव, मोदी लहर और तमाम चीजें 17 का। इस बार ये माना गया है कि कैंडिडेट्स उतारने में बीजेपी ने बहुत मेहनत की है, बेइंतहा मेहनत की है। बीएसपी के लिए प्रॉब्लम हुई है क्योंकि उनके प्रत्याशी या उनके जो लोग थे वो एसपी में चले गए, उन्होंने एसपी ज्वाइन कर ली। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अखिलेश यादव का सिर्फ चेहरा ही वहां पर काफी है? देखिए, अखिलेश यादव के चेहरे के सिवा मैं आपको बताऊं, क्योंकि समाजवादी मूवमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे यहाँ पर लोग थे। और दूसरी बात, बीएसपी बिला शक शुबह उन्होंने जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन था, तमाम चीज़ें थी, वो अलग तरीके से की। लेकिन एक बात और मान के आप चले, क्योंकि वो कैडर बेस्ड पार्टी है, तो बीएसपी इस बार फिर कई सीटों पर लड़ाई लड़ रही है। ऐसा नहीं है, कई सीटों पर वो अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स का मामला है, क्योंकि पिछली बार क्योंकि 9 सीटों पर जीत नहीं मिली थी बीजेपी को, तो ऐसे में मैक्सिमम जगहों पर उन्होंने नया चेहरा जरूर दिया है। लेकिन इस बार की लड़ाई का जो मुद्दा है, क्योंकि पूर्वांचल में लड़ाई आते आते बिल्कुल अलाउद्दीन, तो बीजेपी ने जहां पर कैंडिडेट उतारने में मेहनत की है, वहीं एसपी बीएसपी में भी जबरदस्त टक्कर है, यानी कि तीनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारे साथ उपेंद्र भी वाराणसी से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, वाराणसी तो ऐसे ही बहुत हॉट सीट है, प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट है ये, और यहां पर साख बीजेपी की लगी हुई है। किन मुद्दों के साथ, क्या काशी कॉरिडोर मुद्दा बना है, या फिर विकास, कानून व्यवस्था, या यहां पर कुछ और भी मुद्दे हैं जो कि जनता के बीच में है? देखिए, इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं किया सकता कि काशी कॉरिडोर यहाँ पर मुद्दा है, और इसको लेकर बनारस की जो सभी सीटें हैं, 8 की 8 सीटें हैं, वहां पर जो बीजेपी का एक वोट बैंक था, जो उनका पारंपरिक वोट बैंक था, वो मजबूत हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं कुछ और भी बातें, या वाराणसी को लेकर जब होती है तब बात वहां पर सुरक्षा, कानून व्यवस्था, विकास की भी होती है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5 साल से लगातार यहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएं लाए, बड़े बड़े विकास से कार्य हुए, तो ऐसे में उनका वोट बैंक मजबूत हुआ। लेकिन विपक्ष की यहाँ पे सेंधमारी कितनी काम आएगी, ये हम बात कर लेते हैं। आप भी वोट डालने आए थे? मैं जिला उद्योग व्यापार मंडल का महाम उपाध्यक्ष पूरे जिले का। आपने वोट डाला अपनी वोट कास्ट? मैं वोट डालने के लिए आया हूं, और बड़ी उस लोगों में जागरूकता है वोट देने के प्रति बनारस में। और बनारस में जहां तक बात करूं, पूरा विधान क्षेत्र बनारस का वोटों के लिए एकदम जागरूक है, और यहाँ की पब्लिक बहुत ज्यादा। आप लोग किस मुद्दों में वोट कर रहे हैं, ये बताइए। विकास मेन है बनारस के लिए, और विकास बहुत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बनारस, जहाँ तक बनारस की बात करूं, विकास का कोई भी आज तक, जब जहाँ से हम लोग और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आपने भी वोट कास्ट किया अपना? जी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र मोले। जितेंद्र जी, आप लोग क्या लगता है किस मुद्दों में आपके पास आएंगे? हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। गाजीपुर की भी बात कर लेंगे। गाजीपुर में ऋषभ भी हमारे साथ है। ऋषभ, किस बूथ पर है आप? जरा तस्वीरें दिखाइएगा, और क्या लोग पहुंच रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट है सुबह सुबह की? जीनत, मैं गाजीपुर सदर की सीट के एक बूथ पर हूं, और बिल्कुल यहां पर उत्साह दिख रहा है, उत्साह से लबरेज हैं गाजीपुर के वोटर। आप देख सकते हैं, मैं जिस बूथ पे हूं, सुबह से ही यहां पर भीड़ लग गई है। चाहे आप देख सकते हैं, जो जवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सब अपना अपना वोट डालने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। और मेरे साथ पहले वोटर हैं इस वक्त, जिन्होंने इस बूथ पर पहला वोट कास्ट किया है। बाबूजी, आप सबसे पहले आए, दिमाग में क्या सोच के आगे सुबह सबसे पहला वोट डालना ही आपको? ये निर्वाचन आयोग का सबसे बड़ा देश का जो है त्योहार है, इसको समयानुसार
करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। तो बाबूजी, जब आप वोट देने आते हैं, दिमाग में क्या मुद्दा रहता है, किस बात पर वोट करते हैं? हमारे दिमाग में मुद्दा ये रहता है कि स्वतंत्रता हो, आदमी झगड़ा झंझट से बचे, यही बढ़िया है। तो जीनत, आप देख सकती हैं जागरूक वोटर हैं, बुजुर्ग हैं। सुबह 7 बजे इस बूथ पर सबसे पहला वोट इन्होंने डाला है। मैं सीट की बात कर दूं, गाजीपुर सदर, ये डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद है भारतीय जनता पार्टी की। वो पिछले साल 2017 के चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीती थी। अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्य मंत्री भी बनाया था। और जैसे हमें भी लोगों से यहाँ जानकारी मिलती है कि मजबूती से लड़ रही हैं। ये शहर की सबसे खास सीट है। हालांकि इम्पॉर्टेंट हो जाता है गाजीपुर तब भी, चूंकि जहूराबाद सीट है, वहाँ से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। हमारी उनसे बात हुई तो वो फिलहाल बलिया के रसला में थे, जहाँ के वो वोटर है। दिन में किसी समय आएंगे तो उनसे भी बात की जाएगी। गाजीपुर की कुछ अपनी समस्याएं हैं। डेवलपमेंट की बात करें, अगर यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा यहाँ पर उद्यम नहीं लगाया है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की मांग काफ़ी समय से होती रही है। अगल बगल के जो इलाके हैं वो नदियों के कटान से प्रभावित हैं। तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो कई सरकारें आई गई, बावजूद इसके गाजीपुर उन समस्याओं के स्थायी निराकरण के लिए स्ट्रगल कर रहा है। गाजीपुर ही वो जिला है नीलू और ऋषभ जहां पे 5,13,000 किसान हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो आप सोचिए कि पूर्वांचल में किसानों की क्या स्थिति है, और फिर प्रवासी मजदूर वहां पर, और रोजगार का ना होना, शिक्षा का ना होना। बिल्कुल, शिक्षा, रोजगार, किसानों के मुद्दे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार खासतौर पर 7वें चरण में देखने को मिलेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत चलती रहेगी। हर एक सीट का हाल है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 7वें चरण की मतदान शुरू हो चुका है और अब कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए भी देंगे। अपील तो हम कर ही रहे हैं, आप अपनी सेल्फी भी भेजिए। और देखिए, वो जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं, या वो सीटें जिस पर जबरदस्त मुकाबला है। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय मोहम्मदाबाद सीट से मैदान में, समाजवादी पार्टी की तरफ से शोएब अंसारी ही परिवार की तरफ से जबरदस्त फाइट यहां पर भी मानी जा रही है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कालीचरण राजभर बीजेपी जहूराबाद सीट, ओम प्रकाश राजभर। वैसे माना जा रहा है ओम प्रकाश राजभर की ये सीट फंस गई है। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट कही जा सकती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं घोरावल सीट। आप देख सकते हैं अनिल मौर्य बीजेपी से हैं, रमेश चंद्र दुबे एसपी से यहां पर एक दूसरे को फाइट देते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम सीटें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लड़ाई है। अशोक सिंह बीजेपी के मऊ सदर सीट, अब्बास अंसारी एसपी से हैं और एसपी गठबंधन से हैं, और यहां पर भी जबरदस्त लड़ाई है। वहीं आजमगढ़ सदर सीट की बात कर रहे हैं, अखिलेश मिश्रा बीजेपी के और दुर्गा प्रसाद यादव एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में है। उसके बाद अनिल राजभर, अरविंद राजभर, जबरदस्त मुकाबला शिवपुर सीट पर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वो पहले नेता थे जिन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा था, मंत्री पद छोड़ा था, और उसके बाद से वो लगातार बगावत करे। तो राजभर परिवार मैदान में। उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चित जो सीट है नीलकंठ तिवारी बीजेपी वाराणसी दक्षिण सीट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और फिर कामेश्वर दीक्षित का जब नाम सामने आया तो सबने यही कहा, अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया, वो सक्सेसफुल होता है नहीं, उस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, और गाजीपुर सीट की बात कर रहे हैं, संगीता बलवंत बीजेपी से और जय किशन साहू एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है और इस पर भी सबकी नजर लगी हुई है। और संगीता, जिस तरह से बात हो रही थी कि वो पहले भी बहुत जबरदस्त बड़े मार्जिन से जीती थी, एक बार फिर से चुनावी मैदान में। वही घोसी सीट की बात की जाए तो विजय राजभर यहां पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि दारा सिंह चौहान इस वक्त एसपी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। और दारा सिंह चौहान को लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा उनके लिए जनसभा करते हुए कहा था कि इन्होंने सही समय पर गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा है, यानी कि बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। और वैसे तो संपर्क में लंबे समय से थे। गिरीश यादव बीजेपी के जौनपुर से, अरशद खान समाजवादी पार्टी की तरफ से। जौनपुर जिले के बारे में एक बात जान लीजिए, हर विधानसभा सीट पर तकरीबन 30 से 40 हजार यादव है, और इसीलिए जौनपुर को भी अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ के बाद।
बिल्कुल, मडियान सीट पर रमाशंकर सिंह पटेल और रविंद्र पटेल यहां पर चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट भी सामने आया है जो हम दर्शकों को बता दें। उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्णाहुति का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश खरोश के साथ भाग ले और वोटिंग का नया रिकॉर्ड कायम करे। तो प्रधानमंत्री का ये ट्वीट निकलकर सामने आया है। जब वोटर्स अपने वोट का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे तो मोदी जी ने भी यही कहा है कि आप भी भारी संख्या में मतदान करें। उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्णाहुति का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश खरोश के साथ भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। और नीलू, हमें ये भी याद रखना होगा, इसी चरण में सबसे ज्यादा मेहनत प्रधानमंत्री ने भी की है। हमें नजर आए, वो विशेष तौर पर नजर आए सुपर एक्टिव मोड में। और यहाँ पर जानकारियां हम आपको लगातार दे ही रही हैं और प्रचंड जीत का दावा लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वैसे तो 4 चरणों के चुनाव के बाद, 5 विशेष तौर पर 5 चरणों के बाद ही कहा गया कि बीजेपी को बहुमत मिल गया है। क्या दावा किया उन्होंने, सुनिए। एक कैंपेन के अंदर मैंने इसको नोट किया, बाकी लोगों ने भी इसको नोट किया होगा। कैंपेन से पहले तो जब कैंपेन चल रहा था शुरुआती के 2-3 दौर में तो 80-20 हो रहा था, और उसके बाद हमने देखा कि आपकी सभाओं में बुलडोजर भी आने लग गए। और आपने एक सभा करने जा रहे थे, आपने हेलीकॉप्टर में थे या किसी फ्लाइट में थे, तो आपने जिक्र किया, बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो। आपने बोला देखो मेरी सभा में मुस्कुराते हुए बुलडोजर भी है। देखिए, चुनाव आज भी 80-20 का है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी जी, 20% में बंटवारा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब याद करिए 2017 में बीजेपी कितनी सीटें पाई थी? 80% सीटें। 2019 में कितनी सीटें पाई थी? 80% सीटें। तो ये ट्रेंड बना हुआ है और यही ट्रेंड आगे भी चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद, जातिवाद, माफियावाद की राजनीति को भुक्तभोगी है, उसको तिलांजलि दे चुकी है। एक तो ये, दूसरा बुलडोजर उत्तर प्रदेश के विकास का प्रतीक भी है। एक्सप्रेस हाईवे, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, ये सब उसके माध्यम से बनती हैं, लेकिन माफिया के लिए खौफ का प्रतीक भी है। लेकिन आपका नाम दे दिया गया इस चुनाव के अंदर, आपको बुलडोजर बाबा कहने लगे। ये पब्लिक का प्यार है, जनता जनार्दन का स्नेह है, और वह इस रूप में अगर जानना चाहती है तो हमने भी इसको उसी रूप में अप्रिशिएट किया है। तो कह सकते हैं इस बार का जो चुनावी मुद्दा है वो बुलडोजर पर भी है, विकास पर भी है, क्योंकि विकास और बुलडोजर की बात लगातार सीएम योगी कहते आए हैं। अब ये सब कितना मुद्दा बनता है ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, वाराणसी की बात हम कर रहे थे, यहां पर प्रधानमंत्री ने, हमने देखा कि अपनी पूरी ताकत लगा दी। बाकी जगहों पर भी इसी तरह से देखने को मिला कि कोशिश यही की जा रही है कि जो प्रदर्शन 2017 में था वो दोबारा से बीजेपी दोहराए, लेकिन क्या इतना आसान होगा? मुकाबला फंस गया है। इस वक्त हमारे साथ मंत्री रविंद्र जायसवाल की वाइफ है। क्या नाम है आपका? आप लोग सुबह से वोट करने क्या अपील करेंगे? मैं अंजू जायसवाल हूँ। सुबह से तो हम लोग सुबह 4 बजे का उठे हुए हैं। जैसे आपके पास आएंगे, अमित गुंजू के साथ कोई मौजूद है, अमित इशारा कर रहे हैं। अमित, हाँ, बात कीजिए जरा, कौन है बताइए हमारे दर्शकों को आपके साथ। जी, 7-5 मतदान। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जौनपुर की अगर बात की जाए, और धनंजय सिंह का जिक्र ना, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पूर्वांचल में अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। सर, जनता दल यूनाइटेड से आप विधायक रहे, आप सांसद रहे, एक बार फिर से आप विधायक के लिए, कितना टफ इस वक्त चुनाव आपको दिख रहा है? टफ नहीं है चुनाव, तो देखिए होते हैं, सभी पार्टियां अपनी जोर लगाती हैं, लेकिन इस बार का जो जनता का मिजाज है इस चुनाव में, उससे मुझे कहीं कोई चुनौती नहीं दिखती है। सर, आपके ही विधानसभा में भाजपा के शीर्ष नेता आए, समाजवादी पार्टी के आए, आपको नहीं लगता इससे कुछ समीकरण बिगड़ा है? कोई समीकरण नहीं बिगड़ा है। पिछले 10 सालों से समाजवादी पार्टी के लोगों का दंश झेल रही है। अमित जी, पूछ लीजिए, मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के बाद इसी सीट पर लकी यादव के लिए प्रचार प्रसार किया है, और ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है मामला। पिछली बार भी आए थे, जी, तो वो जीते थे। ये जरा सवाल जरूर देखिए, इसी सीट पर जहां से आप, इस सीट से जहां से आप लड़ रहे हैं, यहीं से समाजवादी पार्टी के संरक्षक भी आए और अखिलेश यादव भी आए,
लकी यादव के समर्थन में, इससे कुछ नहीं लगता है कि मोटिवेशन हुआ होगा, भीड़ क्राउड बहुत बढ़ के आई? नहीं, जो उनका कोर वोट बैंक है उसी को अपना थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहे, क्योंकि उसमें से काफी बिखराव था, लोग हमारे साथ थे, उसी के कंसोलिडेशन के लिए पूरा कुनबा लगा हुआ था यहाँ पर जी। लेकिन फिर भी हमारे साथ लोग काफी। सर एक सवाल हमारा है सर, आपका एक क्रिकेट खेलते हुए बड़ा वीडियो वायरल हुआ और तमाम चर्चाएं तमाम मंचों से कहा कि क्रिकेट खेलते हुए एक स्पोर्ट्समैन बॉलिंग कैसे, बैटिंग कैसे, चौके छक्के लगा रहे। सर क्या था, ये बड़ा चर्चाओं में रहा, बड़े मंच पे, कई मंचों पर चर्चाओं पर। वो तो हम इसको मुद्दा बनाया गया, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं है। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए थी जी। विधिक जानकारी लेके हमारे ऊपर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी किए होते हैं तो अच्छा होता सर। और बगैर जानकारी के मुझे केवल बदनाम करने की कोशिश की गई सर। और मेरे सहारे सरकार के ऊपर निशाने साधने की कोशिश की गई और उनको सरकार के ऊपर निशाना साधे बहुत से मुद्दे हैं जिससे जाके वो लड़ते सरकार से। मुझे अननेसेसरी का इशू बनाने की क्या जरूरत सर है? एक चीज कहते हैं और मैं बता, मेरी बात लेट मी कंप्लीट प्लीज, फर्स्ट। जिस तरीके से वो लोग जात की राजनीति करते हैं उसी तरीके से उन्होंने सत्तारूढ़ दल के ऊपर जात की राजनीति करने का आरोप लगाने का प्रयास किया, क्योंकि जब अपनी गलतियों को ढकने का प्रयास कर रहे थे। सर जिस बैटिंग आप कर रहे थे उस बॉल पे 6 या 4 कुछ मारा कि नेक्स्ट बार मारना? नहीं भाई, हम लोग इनॉग्रेशन करने गए थे, छक्का तो आज इस मल्ली की जनता मारने जा रही है। मल्ली की जनता। सर एक चीज बताइए, जब आपका नाम आता है कहते हैं बोल्ड, दबंग, ऐसा क्यों कहा जाता दबंग धनंजय? हर आदमी कहता दबंग धनंजय जी। नहीं, अपनी बात अगर लोकतंत्र में बेबाकी से कहना दबंगई है जी, तो ऐसी दबंगई होती रहेगी। हम प्रत्येक व्यक्ति को कहते हैं देश मुल्क आजाद है सर। बिल्कुल अमित, धनंजय सिंह को हम सुन रहे थे, हालांकि जिस तरह से जीनत ने पूछा कि मुलायम भी पहुंचे, अखिलेश भी पहुंचे, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा बिखराव था लेकिन अब वो सब हमारे साथ हैं। इस बात को खुद धनंजय सिंह भी मान रहे हैं और अब तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ करवा देते हैं। प्रदीप सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक है, मनोज रघुवंशी साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। लेकिन एक बार उपेंद्र के पास चलते। उपेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए, वहां पर जो लोग वोट करने पहुंच रहे हैं उनसे भी बात करिए और पूछिए कि मुद्दा क्या है। हमारे साथ उपेंद्र हैं? शायद नहीं है, मेहमानों से चर्चा जो है चलिए ठीक है कर देते हैं और बीजेपी का ही जिक्र कर लेते हैं। प्रदीप सिंह जी, माना जा रहा है ये 7वां चरण बहुत मेहनत करा रहा था बीजेपी के बड़े नेताओं से और यूं तो वैसे भी पिछली बार भी बहुत मेहनत कराई थी लेकिन इस बार ज्यादा हो गई। क्या लग रहा है कि पिछले वाले नतीजे दोहरा पाएंगे कि नहीं? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि हर बार मेहनत करती है और हर बार मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ती है और उसी आधार पे हमारे रिजल्ट भी चेंज होते हैं। तो इस बार कोई नया नहीं है हमारे लिए, हमने एकदम जी तोड़ मेहनत की और हमारे जो रिजल्ट आएंगे वो भी उसी आधार पे ही आएंगे। नहीं, नया क्या है मैं आपको बताती हूँ सर। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे बस अड्डे की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, खूब सारे स्टूडेंट्स वोट डालने गए हैं। मैं 7वें चरण का स्पेसिफिक जिक्र करूं, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं सारे जिले बताती हूँ, कहीं पर भी 2 लाख से कम किसान नहीं है और वो किसान की स्थिति में हम जानते हैं। उसके बाद राशन का जिक्र हुआ, ये माना गया कि राशन के जरिए शायद चीजें डैमेज कंट्रोल कर दी जाएंगी जो जातिगत इंजीनियरिंग अखिलेश यादव ने की है। कैसे मुद्दा नहीं है सर? पिछले चुनाव से तो स्थिति अलग ही है ना जी। पिछले चुनाव से निश्चित ही स्थिति अलग है। पिछले चुनाव के पहले कोरोना नहीं था, पिछले चुनाव के पहले लोग घर वापस आए नहीं थे अपने काम को छोड़ करके। इस बार जब आए हैं, योगी जी महाराज ने उसको कैसे हैंडल किया है और कैसे उस पलायन करके आए हुए जो मजदूर जनता थी, जो कामगार थे यहाँ पे आए, उनको कैसे हैंडल किया और सबको राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का प्रयास किया गया, निश्चित तौर पे मुद्दा है और जनता जो वोट देने से पहले इस पे विचार करेगी और अच्छी तरह से विचार करके अपना मत डालेगी और अंत में आएंगे बाबा जी ही। तो चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं अंत में आएंगे बाबा ही, वो तो 10 मार्च को पता लग जाएगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं है इसमें प्रदीप जी। लेकिन राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल सर, जिस तरह से अब ये अंतिम चरण है, 7वां फेज है और कहा जा रहा है कि इस 7वें फेज में खुद प्रधानमंत्री 2-3 दिन तक लगातार बनारस में रहे, वहां पर उन्होंने रैलियां की, रोड शो किया। क्या आपको लगता है कि जो 2017 में जो प्रदर्शन बीजेपी का था वो 2022 में भी रहने वाला है या फिर यहां पर आप मुश्किल देख रहे हैं बीजेपी के लिए? देखिए, जो 7वां चरण है ये बाकी चरणों से बड़ा अलग और विशिष्ट किस्म का है। अगर हम लोग देखें कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल आंधी या सुनामी की स्थिति रही या 2019 के लोकसभा चुनाव को भी देखिए,
बाकी जगहों को देख के, लेकिन इस जगह में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ टेरेन रहा। उस समय ठीक है कि अगर बाकी जगह पे हम लोग उनका सफलता दर, स्ट्राइक रेट अगर 80% देखते हैं, अगर फेज 6 में देख लीजिए, तो इसमें आपका स्ट्राइक रेट वो 55 से 60% पे अटक जाता है। तो कहीं न कहीं ये क्षेत्र ऐसा है जहां पे कि हम लोगों को मानना पड़ेगा, एक तरह से सपा का भी पूरा गढ़ वाला क्षेत्र है, बहुजन समाज पार्टी जिसकी चर्चा कम होती है उसके भी हैं, और जो छोटे छोटे क्षेत्रीय समूह हैं जो नहीं, पर इसको फिर ऐसे समझेंगे सर, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर 31% वोट हासिल कर पाती है और एसपी को 23% वोट मिलते हैं, 23.12%। जब छोटे दल साथ में आ गए तो क्या ये वोट परसेंटेज नहीं, मैं अगर ये परसेंटेज की जब मैं बात कर रही हूँ तो उसमें बदलाव होगा? इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। कुछ रिएक्शंस आए हैं वो एक बार सुना देते हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त सोनभद्र के ओबरा से विधायक और योगी सरकार में मंत्री संजीव गौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, इस चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? देखिए, इसमें चुनौती तो नहीं है, क्योंकि जनता विकास के नाम पर वोट देने का काम कर रही है और लोगों में उत्साह है, एक मतदाताओं में उत्साह है और उत्साहपूर्वक लोग मतदान करने आ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो विकास की उम्मीद थी वो विकास नहीं हुआ है, ऐसे में इस बार जनता भाजपा को जवाब देगी। देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ भी कर सकती है, झूठे जुमले वादे उसका काम है और वो कुछ भी कर सकता है। सोनभद्र की 4 सीटें पिछली बार भाजपा की झोली में थे, एक अपना दल जो आपकी गठबंधन में शामिल थी वो, इस बार क्या उम्मीद है? इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी 4 सीट जीतने जा रहे हैं। जनपद सोनभद्र के 4 सीट भाजपा की झोली में आ रही है। मंत्री को आप सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार में है और यही कह रहे हैं कि जो पिछला प्रदर्शन था वो इस बार भी रहेगा। हालांकि बार बार यही कोशिश की जा रही है बताने की कि सभी पार्टियां अपना दम भर रही हैं और यही कह रही हैं कि जीत उनकी होगी। सभी का स्वागत है। तो आज 7वें चरण का मतदान है, अंतिम चरण का मतदान है और इसके बाद फिर बारी आएगी रिजल्ट की और रिजल्ट को देखने के लिए सभी बड़े उत्सुक है। जीनत, बिल्कुल दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं और आज 7वें चरण की वोटिंग का हम जिक्र करें। लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और ऋषभ, क्योंकि आप लगातार जो है कवरेज करें, जरा दिखाइए, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिएगा। खूबसूरत तो सजावट दिख ही रही है, लेकिन क्या लोग भी उसी खूबसूरती से पहुंच रहे हैं, तेजी से पहुंच रहे हैं? जी जीनत, मैं इस वक्त गाजीपुर सदर विधानसभा सीट के एक बूथ पे हूँ। आदर्श बूथ है ये, गाजीपुर का आप इसको पौष इलाका बोल सकते हैं। और मैं एक चीज़ देखने को मिल रही है, पहले चरण से लेकर आज 7वें और अंतिम चरण में हम आ गए हैं, जो बुजुर्ग वोटर हैं उनके अंदर काफ़ी उत्साह मुझे देखने को मिला है। जो महिला हैं उनमें उत्साह देखने को मिला है। सुबह जो सबसे पहले वोट डालने वालों की कतार होती है उसमें मैंने देखा है, अभी तक आज 7वें चरण पर आ गए हैं, उसमें बुजुर्ग ज़्यादा हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं। अभी भी एक बात मैं अपने जो एनालिसिस या अभी जो 7 चरणों का तजुर्बा है उसके बारे में कह सकता हूँ, ये 35 से लेकर 50 साल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आलस कर रहे हैं कि वो पहुँचें और आके सबसे पहले सुबह अपना वोट कास्ट करें। हमने महिलाओं से बात की, तमाम बुजुर्गों से बात की है, जो लगातार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपील करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। वो भावना दिखाई देती है, तमाम बुजुर्गों के अंदर दिखाई देती, महिलाओं के अंदर दिखाई देती है। लेकिन मैंने देखा है कि जो युवा हैं वो उतने उत्साह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमारे साथ एक महिला भी हैं, वो वोट डाल के देखिए निकल रही हैं, अपने बच्चे को भी लेके आई हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या 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 बात की समझा जाए कि पहले मतदान फिर जलपान की थ्योरी पे आप काम कर रहे हैं। आप सुबह सुबह आ गए 7 बजे। जी, मेरे को घर का काम भी करना है और मेरे हस्बैंड को कुछ काम पे जाना है, इसलिए सबसे पहले वोट डालना है। हाँ, बैलेंस। तो आप और महिलाओं से क्या अपील करेंगे कि आज कुछ लोग छुट्टी का दिन भी मान के चलते हैं इसको? हाँ, छुट्टी भी है। नहीं, आप कुछ महिलाओं से कहना चाहेंगी वोट डालने आए या? हाँ, मैं कहूँगी जाकर वोट डालने जाइए आप लोग। तो आप देख सकती हैं जीनत, बिल्कुल। और ऋषभ, सबसे अच्छी बात ये है आपने जिसका जिक्र किया कि बुजुर्ग जो है ना वो बड़े मतलब कहते हैं कि शायद उन्होंने बहुत सारे चुनाव देखे और उन चुनाव के महत्व को भी वो समझते हैं और इसीलिए उस समझ के साथ लोकतंत्र में उनका विश्वास है, इसलिए पहुंच रहे हैं। शायद आज की जनरेशन में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी उदासीनता आ गई है, उनको लगता है कि मुद्दे क्या हैं और क्यों आखिर हम बाहर निकले। लेकिन हम तो सबसे यही अपील करेंगे कि आप सब घरों से बाहर निकले और वोट करें और लगातार ये अपील बार बार हम करते रहेंगे। बिल्कुल अपील कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई आप जो हैं वोट डालिए, फिर अपनी सेल्फी हमें SMS
कीजिए। खैर, आज जो 7वां चरण है इस पर हम चर्चा भी करेंगे, मुद्दों की बात भी करेंगे और क्या तस्वीरें आ रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं। कौन है आपके साथ इस वक्त? देखिए, अभी कुछ देर पहले हमारी भाजपा सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल से बात हो रही थी, जो यहाँ पर वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। और यहाँ पर फिलहाल हम तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि वो अभी अंदर हैं और उनका परिवार जो है यहाँ पर लाइन में लगा है। तो हम बात फिर कर लेते हैं एक बार कि जो है आप उनकी पत्नी है हमारे साथ, क्या मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करने आए हैं? वो आपके पति तो इस बार इसी सीट से फिर एक बार जी, वो तीसरी बार इस सीट पे आए हैं। विकास का मुद्दा है ही, साथ में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। हमारी बेटियां बहुएं सुरक्षित हैं आज के डेट में, तो इस सबसे बड़ा मुद्दा तो अगर महिलाएं सुरक्षित है तो ऑब्वियसली देश का विकास हो गई। कितना कॉन्फिडेंस है? क्या कुछ मामला फंसा हुआ है जिस तरीके से लग रहा है कि समाजवादी पार्टी, आप बेटी हैं उनकी, क्या नाम है आपका? शांभवी नाम है और कोई बात का डर नहीं है। बोलने वाले बोलने दीजिए, डर के इंसान बड़बड़ाता है, बोलने दीजिए उन्हें, डर नहीं है। और साथ ही साथ ये पता है कि काशी वासियों का साथ हमारे मोदी जी साथ है, सारे प्रत्याशियों साथ है, तो किसी बात का हमें डर नहीं है। और रैली में तो दिख ही गया था किसकी भीड़ आया है और कितनी हमारी जनता साथ में है, तो किसी बात का डर। तो आपको लगता है कि जो है इस बार भी आसानी से भाजपा जीत जाएगी? लेकिन मामला तो सब लोग कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है बहुत सारी सीटों में फंसा है, हर जगह पे हम लोग को समर्थन मिला, लोग नाराज है महंगाई और दूसरे मुद्दों। ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष जो अपने घर में बैठा हुआ था 5 साल, जनता के बीच नहीं निकला, तो उसे कैसे पता होगा जनता किससे नाराज है, किस मुद्दों पे नाराज है? जो कोविड के टाइम अंदर घर में बैठे हैं तो उन्हें कुछ नहीं पता है, बोलने दीजिए, जनता साथ है। हाँ, आपने जैसा बोला महंगाई है, बट साथ ही साथ इतने गरीबों में जब राशन बट रही है, तमाम अनेक कार्य किए जा रहे हैं, तो हमें पता है जनता इतना विश्वास करके लाएगी। आपके पिताजी अंदर चले गए वोट डालने? जी, पापा ने अपना वोट दे दिया, उन्होंने वोट विकास को दिया होगा, या उनका मत है जरूर। अच्छा, पापा ने विकास को दिया होगा। आपको लगता है कि जब आप दूसरे बनारस के दूसरी सीटों के बारे में सुनते हैं, तो आपके पापा के साथ जो दूसरे मंत्री हैं बनारस से, उनके लोगों की सीटों में कुछ दिक्कत है या कुछ बहुत संघर्ष है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पूरी भाजपा जीत रही है, 8 विधानसभा। ठीक है उपेंद्र, बनारस उत्तरी सीट से जो है रविंद्र जायसवाल मैदान में एक बार फिर से और यही दावा कर रहे थे। और विशेष तौर पर 4 सीटें दक्षिणी कंटोनमेंट और सेवापुरी माना जाता है कि इस बार थोड़ा चुनौतीपूर्ण, ऐसा कह रहे हैं कुछ लोग। हम जरूर आएंगे, बातचीत करेंगे। एक छोटे ब्रेक के लिए हमें यहाँ पे रुकना होगा।